हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश कला और संस्कृति के जो श्रृंखला है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं 25-25 क्वेश्चनों को लेकर। तो आज हमारा क्या है, चौथा ये भाग होगा, चौथा पार्ट होगा। तो पीछे जो 3 भाग हो चुके हैं उसको आप ज़रूर देखेंगे ताकि आपको ये वाला जो वीडियो है आपको समझ में आएगा। और उसको जो हमने एक्सप्लेनेशन इस साथ साथ में करेंगे। तो ये क्वेश्चन तो एक क्या होता है, एक माध्यम होता है आपके सामने लाने का, लेकिन जो उसका एक्सप्लेनेशन है उस पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपका एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन सही होने की संभावनाएं रहेंगी। ठीक है, तो आप नोट साथ साथ में करते रहेंगे, जो हमारा एक्सप्लेनेशन होगा उसको ज़रूर आपको ध्यान देना है। तो चलिए आज देखते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है। आज का पहला क्वेश्चन है कि शाकुंभरी मेले का आयोजन किया जाता है, कहाँ किया जाता है। 4 ऑप्शन है, मेरठ में, विंध्याचल में, सहारनपुर में या बिजनौर में। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, इसका जो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सहारनपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सहारनपुर हो जाएगा। देखिए शाकुंभरी देवी मेले की बात करते हैं। शाकुंभरी देवी जो मंदिर है वो कहाँ पे है, सहारनपुर में है। कहाँ पे है, सहारनपुर में है। ठीक है, सहारनपुर में है। अच्छा, ये भी ध्यान देना कि ये आने वाले समय में जो आपका शाकुंभरी देवी नाम से एक आपका यूनिवर्सिटी यानी कि राजकीय विश्वविद्यालय भी स्थापित किया जा रहा है, यहीं पर किया जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा देखिएगा थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे सहारनपुर को लेकर, थोड़ी सी बात करते हैं सहारनपुर को लेकर, जो कई बार सवाल आपसे बनता है। देखिएगा जो आपका सहारनपुर है, इसे ध्यान रखना कि यूपी में यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी क्या करती है, प्रवेश करती है। गंगा बिजनौर से एंट्री करती है, गंगा बिजनौर से करती है, लेकिन यमुना सहारनपुर से करती है। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या कि सहारनपुर में ही यूपी की सबसे ऊंची चोटी, यूपी की सबसे ऊंची चोटी या आप उच्चतम बिंदु कह सकते हैं, ऊंची चोटी यहीं पर है। उसका नाम क्या है, अस्मोत। क्या नाम है, अश्मोत। ठीक है, या अमसोत भी कहते हैं, अस्मोत चोटी, जिसकी हाइट क्या है, लगभग 960 मीटर की है। कितनी है, 960 मीटर की है। और ये शिवालिक रेंज में है। कहाँ पर है, शिवालिक रेंज में है। ठीक है, क्योंकि सहारनपुर कैसा जिला है, पहाड़ी जिला। कैसा जिला है, एक पहाड़ी जिला है, तो ये शिवालिक रेंज में है। उसके अलावा देखिएगा सहारनपुर की अगर हम लोग और भी बात करते हैं तो ये जो आपकी लकड़ी है ना, लकड़ी पे नक्काशी के लिए बड़ी फेमस है। ठीक है ना, लकड़ी पे नक्काशी के लिए फेमस है, तो लकड़ी पे नक्काशी के लिए फेमस है। उसके अलावा यहाँ पर ये बाँट उद्योग, ठीक है, बाँट उद्योग, बाकी सिक्रेट उद्योग। इसके अलावा आप देखेंगे तो लीची, साथ साथ में आपका माल्टा उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है, सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर इसका फिर सहारनपुर जो आपका जिला है ये आपके 3 राज्यों से घिरा है। 3 राज्यों से क्या है, घिरा हुआ है। एक कौन सा है, HR यानी कि हरियाणा, दूसरा है HP यानी हिमाचल प्रदेश, और तीसरा आपका हो जाता है यहाँ पर उत्तराखंड यानी कि UK। कौन सा, उत्तराखंड। तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो शाकुंभरी देवी मंदिर कहाँ हो जाएगा, सहारनपुर हो जाएगा। बिजनौर से तो गंगा नदी इंटर करती है, कहाँ पर, यूपी में इंटर करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि सरस आजीविका 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था, पटना, लखनऊ, रायपुर, नोएडा। तो जो सही आंसर है वो कौन सा है, नोएडा। तो नोएडा आप देखेंगे तो नोएडा ये कहाँ का एक शहर है, तो ये है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर का क्या है, ये एक शहर है। ठीक है, अच्छा देखिएगा ये सरस आजीविका मिशन ये है क्या,
तो इसमें क्या है, इसमें बेसिकली क्या किया गया है कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं, ठीक है ना, बेसिकली इसमें क्या है कि जो आपकी क्या है ग्रामीण महिलाओं का जीवन स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से क्या होगा, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, जिसे आप लोग कहते हैं ग्रुप हेल्प, ठीक है ना, स्वयं सहायता ऐसे लिख लेंगे, ग्रामीण महिलाओं का जीवन स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सरस बनाना, सरस मतलब आसान बनाना, सरस मतलब सरस बनाना यानी आसान बनाना, ठीक है, ये इसका क्या है उद्देश्य है। यानी आपको ध्यान रखना है कि ये जो सरस आजीविका मिशन है ये नोएडा से इसकी शुरुआत होती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बेसिकली कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उनका जीवन आसान बन सके, सरस बन सके, ताकि वो क्या कर सके, अपने जीवन को अच्छे से चला पाएँ, तो उसके लिए शुरू किया गया है। इसमें जो स्वयं सहायता समूह होते हैं उनके माध्यम से इनको कुछ ना कुछ बेसिकली रोजगार जैसे प्रावधान किए जाते हैं इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, वो है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में कौन सा या कौन से विरासत शहर विकास एवं वृद्धि योजना हृदय के अंतर्गत शामिल किया गया है, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज या अयोध्या। नीचे कूट दिए गए इनमें कौन सा सही है, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है, या फिर 1, 2, 3 और 4 ये सब सही है, ठीक है। तो देखिएगा पहले आपको ध्यान रखिएगा ऑप्शन तो हालांकि सही इसमें क्या है 1 और 2 सही है, यानी वाराणसी और मथुरा ये 2 इसमें शामिल हैं। यहाँ पे लिखा है हृदय, ठीक है, हृदय देखिएगा, हृदय हृदय तो हृदय आपका क्या है, ये एक केंद्र सरकार की योजना है। ये किसकी है, केंद्र सरकार की क्या है योजना है, ये केंद्र सरकार की क्या है योजना है, ठीक है। जो इसकी शुरुआत होती है वो होती है 2015 में। 2015 में क्या हुआ, इसकी शुरुआत की जाती है, 2015 में इसकी शुरुआत की जाती है। हृदय का जो पूरा फुल फॉर्म है वो है हेरिटेज सिटी, ठीक है, हेरिटेज सिटी, बोलेंगे हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑगुमेंटेशन क्या होगा योजना, ठीक है। तो ये इसका क्या है आपका ये फुल फॉर्म बन जाता है, ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2, यानी कि हेरिटेज साइट्स में मतलब इस योजना में यूपी के 2 शहरों को शामिल किया गया, वाराणसी और मथुरा को शामिल किया गया। इसमें क्या होगा कि जो भी आपके कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्मारक के जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, उनको संरक्षण करना, उनका पुनरुद्धार करना, ये इसमें क्या होगा काम किया जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है, आल्हा बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वांचल, चैती रुहेलखंड, कजरी अवध, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर कह रहा सुलेमित नहीं है, आपको ये विशेष ध्यान देना है, सुलेमित नहीं है वो कौन सा है, चैती रुहेलखंड। रुहेलखंड मतलब बरेली वाला एरिया, कौन सा बरेली वाला एरिया, बाकी सब अपने अकॉर्डिंग क्या है सही है, ठीक है। हालांकि जो कजरी की बात करते हैं तो कजरी मिर्जापुर वाले क्षेत्र में है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत अंतरों के साथ में ये अवध क्षेत्र में भी गाया जाता है। तो अभी तो फिलहाल के लिए ये सही है, ठीक है, अभी तो ये सही है। लेकिन चैती तो पूर्णतः है क्या, पूर्णतः ही गलत है, क्योंकि चैती जो लोकगीत है ऐसा लोग चैता भी कहते हैं। तो चैता जो आपका लोकगीत है ये बेसिकली पूर्वांचल का है। ये कहाँ का है, ये बेसिकली कहाँ का है, पूर्वांचल का है, यानी कि यूपी के जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे ये चलता है, ठीक है।
तो बाकी आला बुंदेलखंड में तो है ये महोबा वाला। बिरहा पूर्वांचल का है जो कि वास्तविक घटनाओं पर आधारित होता है। कजरी लोकगीत ये अवध का, ऑप्शन में तो सही है अवध, ठीक है, बाकी उससे बेसिकली मिर्ज़ापुर का माना जाता है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, ठीक है, यहाँ पे देखा नहीं है, चरकुला, रासलीला, कथक या मूरिया, ठीक है, तो सही आंसर इसमें आपका कौन सा है, तो ये मूरिया, ठीक है। जो मूरिया की बात करते हैं तो मूरिया ये लोक नृत्य है तो, लेकिन ये कहाँ का है, ये छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र का क्या है, लोक नृत्य है, ठीक है। तो मूरिया लोक नृत्य तो है, लेकिन ये यूपी का नहीं है, ये कहाँ, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र का है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, उसको ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जो बस्तर क्षेत्र है ना, बस्तर क्षेत्र, ये ध्यान रखिएगा कि भारत में लगभग, बात करते हैं लगभग टिन उत्पादन में एकाधिकार है, लगभग देखा जाए तो लगभग टिन उत्पादन में क्या है, एकाधिकार है, यानी कि लगभग मोनोपोली है, ठीक है ना, एकाधिकार है, यानी कि जो छत्तीसगढ़ एरिया है वो लगभग टिन के उत्पादन में एकाधिकार माना जाता है, टिन उत्पादन में क्या एकाधिकार माना जाता है। लेकिन अब देखेंगे छत्तीसगढ़ का जो बस्तर क्षेत्र है वो बहुत ही फेमस है टिन उत्पादन के लिए, ठीक है। तो भारत में एकमात्र वो राज्य है जो टिन उत्पादन करता है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कौन सा एरिया है, तो वो हो जाए कौन सा, बस्तर क्षेत्र है। और बस्तर क्षेत्र देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ही नक्सलवाद से क्या प्रभावित क्षेत्र भी है, ठीक है। अच्छा, बाकी ऊपर के एरिया में देखा जाए तो ये सब यूपी के तो है ही हैं। चरकुला की बात करेंगे तो चरकुला कहाँ का है, तो चरकुला में बने पड़ा है कि ये तो ब्रज क्षेत्र का है। ये कहाँ का है, ये ब्रज क्षेत्र का है। रासलीला की बात करें तो ये भी आपका ब्रज क्षेत्र का हो जाएगा। ये भी कहाँ का हो जाएगा, ये भी ब्रज क्षेत्र हो जाएगा। कथक तो एक क्या है, कथक की बात करें तो कथक एक शास्त्रीय नृत्य है। ये क्या है, शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। कहाँ का, तो यूपी का, स्पेशली कहाँ, यूपी का, ठीक है, ये इसका संबंध है। तो ये ध्यान रखिए कि मुरिया ये यूपी का नहीं है, ठीक है, ये कहाँ का है, ये आपका छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सा सुलेमित नहीं है, वृंदावन मंदिर मथुरा, जेके मंदिर लखनऊ, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर, ठीक है। तो इसमें जो सही सुलेमित नहीं है उसमें ऑप्शन आपका मिल जाएगा कौन सा, जेके मंदिर लखनऊ। तो जेके मंदिर जो है वो लखनऊ में नहीं है, ठीक है, जेके मंदिर का ये लखनऊ में नहीं है, यही वाली बात क्या है, गलत है। तो फिर कहाँ पे है, तो फिर कहाँ पे है, तो देखिएगा जो आपका ये जेके मंदिर है या जेके जो टेम्पल है ये है आपका कहाँ, तो ये है भाई कानपुर में। कहाँ पे है, कानपुर में है। कहाँ पे, कानपुर में है। ये जेके का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जुग्गी मल, ठीक है, जुग्गी लाल जिसका नाम है, पूरा नाम अगर देखा जाए तो जुग्गी लाल कमलापति, ठीक है, कमलापति, ये क्या इसका फुल फॉर्म है, जेके मंदिर का ये फुल फॉर्म है जुग्गी लाल कमलापति, ठीक है। ये कहाँ पे, कानपुर में, ठीक है, कानपुर में। अच्छा, कानपुर में एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपका मोती झील भी है, बड़ी फेमस है। कौन सा है, मोती झील, यहाँ का फेमस है कानपुर का, कौन सा, मोती झील है, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पर अगर ये देखते हैं कि दो देवी पाटन मंदिर की बात करते हैं तो ये तुलसीपुर में है। तुलसीपुर कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है बलरामपुर। कहाँ पड़ता है, बलरामपुर में पड़ता है, ठीक है। तो देवी पाटन मंदिर कहाँ पे, बलरामपुर में, हालांकि मेला भी यहाँ पे लगता है, ठीक है। उसके अलावा देखिएगा हमारे यूपी में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, यानी कि जो शिशु लिंगानुपात है वो सर्वाधिक यहीं पर है। शिशु
लिंगा अनुपात सर्वाधिक कहाँ पर है? तो वह है बलरामपुर में। ठीक है, तो शिशु लिंगानुपात की अगर बात करें तो इसमें जो उम्र होती है वो 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाता है। तो शिशुओं में लिंगानुपात सबसे अधिक कहाँ है? बलरामपुर में है। लेकिन वयस्कों में सबसे अधिक कहाँ है? तो वो हो जाएगा जौनपुर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जौनपुर में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है विश्वनाथ मंदिर, जो बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर है ये बनारस में। और सवाल सबसे अच्छा ये बनता है कि जो ये विश्वनाथ मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था? अगर निर्माण की अगर हम लोग बात करते हैं तो निर्माण ये कराया गया था क्या? तो जो कह सकते हैं इंदौर की शासिका थी अहिल्याबाई होलकर, ठीक है, उन्होंने कराया था। इंदौर की जो शासिका है, शासिका अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर, इन्होंने कराया था। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा सवाल आपसे बनता है। ठीक है, इनको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना कब हुई? 1986 में, 1987 में, 1988 में या 1990 में? तो जो इसका सही आंसर है वो आपका हो जाता है कौन? तो 1986। कौन हो जाता है? 1986। ठीक है, कौन हो जाएगा? 1986। तो अयोध्या शोध संस्थान कहाँ पे है? तो ये जाहिर सी बात है अयोध्या में होगा। कहाँ होगा? अयोध्या में। स्थापना कब रहा है? 1986 में हो रहा है। कब रहा है? 1986 में हो रहा है। वैसे 1986 से एक बात और भी आपको ध्यान रख लेना है कि जो हम लोग बात करते हैं जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1986 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब आया था? तो 1986 में आया था। और 1980 की अगर बात करते हैं तो इसमें आपका वन यानी कि फॉरेस्ट वन संरक्षण क्या आया था? अधिनियम ये आया था। कब? 1980 में। ठीक है, तो इसको भी डाटा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो जाता है? 8 कि मेघदूत श्रृंखला किसने चित्रित की है? जो मेघदूत ये क्या है? एक मतलब चित्र की क्या पूरी एक श्रृंखला है, पेंटिंग की क्या एक पूरा एक सीरीज है। उसको कितने क्या कहते हैं इसको बनाया था या उसको कंटिन्यू किया था? तो उसमें नाम आता है किसका? तो उसमें हरिहर लाल मेढ़ का नाम आता है। किसका नाम था? हरिहर लाल मेढ़ का नाम आता है। तो जो हरिहर लाल मेढ़ है ये 1963 की बात करते हैं। तो 1963 में जो आपका कल्प बात करते हैं कला एवं शिल्प महाविद्यालय है, कला एवं शिल्प महाविद्यालय के ये क्या रह चुके हैं? आचार्य भी रह चुके हैं। आचार्य भी ये रह चुके हैं। कौन? हरिहर लाल मेढ़। ठीक है, ये आचार्य भी रह चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर देखेंगे थोड़ी सी मेघदूत की बात आई है। ठीक है ना, तो ये भी स्टैटिक जीके का आपका क्या बनता है? सवाल बन जाता है स्टैटिक जीके का। तो मेघदूत अगर आप पूछी जाए पुस्तक किसकी है तो ये कालिदास का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कालिदास। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कालिदास से लेकर, क्योंकि सवाल तो बनता ही बनता है। ठीक है, तो जो नाम आएगा कालिदास तो ये सही शुद्ध वर्तनी है। तो कालिदास ध्यान रखेंगे कि ये संस्कृत के प्रसिद्ध ये क्या रहे हैं? तो नाटककार रहे हैं। क्या रहे हैं? नाटककार रहे हैं। संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार रहे हैं। ठीक है, तो जो कालिदास हैं इनकी कई सारी पुस्तकें हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा। जैसे देखिएगा इनकी पुस्तकों में क्या नाम आता है? जैसे कि हमने पढ़ा एक क्या है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम, ये है। इसके अलावा आपका ऋतु संहार है। इसके बाद रघुवंशम है, इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो विक्रमोर्वशीयम है।
विक्रोवर्शियम, विक्रोवर्शियम है। इसके अलावा देखेंगे तो मालविकाग्नि मित्रम, ये भी रचना इनकी है, ठीक है। इसके अलावा मेघदूत तो इनका फेमस है ही है, ठीक है, मेघदूत इनका फेमस है ही है। तो ये सारी रचनाएं ये कालिदास जी की ही हैं जो बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में किसने भित्ति चित्र चित्रित किया है। और क्या क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में किसने भित्ति चित्र चित्रित किया है। ऑप्शन है रणवीर सिंह, जगन्नाथ मुरलीधर, किरणधर और चमन सिंह। तो जो सही आंसर है वो है जगन्नाथ मुरलीधर, ठीक है ना। यानी कि जो उत्तर प्रदेश जो विधानसभा है, उत्तर प्रदेश जो विधानसभा है, उस विधानसभा की जो अंदर की दीवारें हैं, उन दीवारों पर जो पेंटिंग्स या जो चित्र बनाए गए हैं वो किसके द्वारा बनाए गए हैं, तो जगन्नाथ मुरलीधर के द्वारा ही बनाया गया, जगन्नाथ मुरलीधर के द्वारा ही बनाया गया है, ठीक है। तो इनको स्पेशली ध्यान रखना, ये अपने आप में एक यूनिक सवाल बन जाएगा जो कि आपका ही सही होगा अगर आपने पढ़ा है तो, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर जो दीवार हैं, भित्ति मतलब दीवार होती है, क्या होती है, भित्ति मतलब दीवार होती है। तो उसमें जो पेंटिंग्स बना है वो जगन्नाथ मुरलीधर के द्वारा ही बनाया गया है, ठीक है। बाकी चमन सिंह हमने पढ़ा था, ये भी चित्रकार ही हैं जो मेरठ से इनका क्या है संबंध है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा देखिएगा एक सवाल और ही इम्पोर्टेंट आप जरा ध्यान रखो कि अगर बात करते हैं कि जो संविधान, ठीक है, संविधान जो है आपका, तो संविधान पर अलंकरण या अलंकृत की बात करते हैं, अलंकरण या फिर डिजाइन किसने तैयार किया है, तो वो है नंदलाल बोस। वो कौन है, नंदलाल बोस। तो नंदलाल बोस बेसिकली ये बिहार के थे, ठीक है। तो अगर आता है कि जो आपका जो संविधान है, ठीक है, जो हस्तलिखित है, जो मूल रूप से हाथों से लिखी गई है, तो उस पर जो पेज हैं, पेज के जो आपके साइड हैं, किनारे हैं, उन पे जो डिजाइन तैयार किया गया है वो किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो वो किया गया है नंदलाल बोस के द्वारा तैयार किया गया है। लेकिन संविधान को अपने हाथों से कितने लिखा है, अगर ये बात आपके सामने अगर आती है, ठीक है, तो संविधान को अगर बात करते हैं कि संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखा है, अपने हाथों से लिखा है, ठीक है। ये दोनों अपने आप में बेसिक मतलब बहुत ही बेहतर सवाल बनते हैं, ठीक है, कि संविधान की जो प्रतियां हैं, जो पेज है, उस पर डिजाइन किसने तैयार किया है, तो देखो डिजाइन तैयार करने की बात आएगी तो वो कौन होंगे, नंदलाल बोस होंगे। जबकि संविधान की जो प्रतियां हैं उन्होंने किसने अपने हाथों से लिखा है, तो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने उसको लिखा, अपने हाथों से लिखा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन अगला है कि कला एवं शिल्प महाविद्यालय के किस प्राचार्य ने ग्राफिक विद्या प्रारंभ किया, तो चमन सिंह, ललित मोहन या हरिहर लाल या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ललित मोहन। कौन हो जाएंगे, ललित मोहन। तो इन्होंने जो ग्राफिक्स विद्या का प्रारंभ किया है। और आपने देखा कि कला एवं शिल्प महाविद्यालय, ठीक है ना, कला एवं शिल्प महाविद्यालय ये कहाँ पे है, तो ये है लखनऊ में। कहाँ पे है ये, तो ये कहाँ पे है, तो ये आपका लखनऊ में, ठीक है, ये लखनऊ में है, जिसको आपको बेसिकली क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि ख्याल गायन शैली का प्रतिपादक कौन है, ठीक है। ख्याल गायन शैली का प्रतिपादक कौन है, 4 ऑप्शन है, अमीर खुसरो, वल्लभाचार्य, सूरदास या बिरजू महाराज, ठीक है। तो देखिए इसमें जो सही आंसर है आपका है वो कौन सा है, तो अमीर खुसरो, ठीक है।
ठीक है। कौन है? तो अमीर खुसरो। तो हमने पढ़ा है अमीर खुसरो के बारे में। तो अमीर खुसरो आप देखेंगे तो ये एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने क्या किया है कि 7 सुल्तानों का काल देखा है। 7 सुल्तानों का क्या देखा है? काल देखा है। तो 7 सुल्तानों का काल किसने देखा है? तो अमीर खुसरो ने देखा है। जैसे कि आप देखेंगे तो बलबन होंगे, कैकूबाद होंगे, उसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी होंगे, जलालुद्दीन खिलजी होंगे। तो ऐसे कुल मिला के 7 शासक के दरबार में रहने वाले कौन हैं? तो अमीर खुसरो हैं। तो अमीर खुसरो आपने देखा कि इनका वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन। अबुल हसन नाम से पुकारा जाता है इन्हें, अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो गुरु कौन है? निजामुद्दीन औलिया है, ठीक है। और निजामुद्दीन औलिया गुरु कौन थे? तो बाबा फरीद थे। कौन थे? बाबा फरीद थे। अब देखो वल्लभाचार्य की बात करें तो वल्लभाचार्य की बात करते हैं तो इनके शिष्यों की बात करते हैं तो इनके शिष्य में कौन शामिल होते हैं? तो वो शामिल होते हैं कौन? तो सूरदास, ठीक है। कौन होते हैं? तो होते हैं सूरदास, ठीक है। कौन है? सूरदास, ठीक है। तो सूरदास वल्लभाचार्य के क्या हैं? शिष्य हैं, ठीक है। वल्लभाचार्य के क्या है? शिष्य हैं। और सूरदास ध्यान रखिएगा कि जो अष्ट प्रधान जो एक संगठन था, एक ग्रुप था, उसमें क्या थे? सर्वश्रेष्ठ कवि यही थे, सूरदास थे, ठीक है। जबकि वल्लभाचार्य के गुरु की अगर बात करें, वल्लभाचार्य के अगर गुरु की बात करते हैं तो ये यादव प्रकाश। नाम क्या था? यादव प्रकाश। नाम क्या था? यादव प्रकाश। ये नाम हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अब बिरजू महाराज की बात करते हैं तो बिरजू महाराज का जो संबंध है ये किससे है? ये रहा है कथक से। कथक से। बाकी बिरजू महाराज का संबंध किससे रखा है? तो लखनऊ घराने से इनका संबंध है। किससे है? तो लखनऊ घराने से क्या इनका संबंध हो जाता है, ठीक है। तो ये इनको इन सारे डाटा को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला हो गया कि कला की दृष्टि से किसका शासनकाल अवध का स्वर्ण युग था? कला की दृष्टि से, ठीक है। आर्ट, कला की दृष्टि से किसका शासनकाल अवध का स्वर्ण युग था? ये अवध का पूछ रहा, अवध का स्वर्ण युग था। ऑप्शन है सफदर जंग, ठीक है, सुजाउद दौला, असफुद्दौला या वाजिद अली शाह, ठीक है, वाजिद अली शाह। देखिए इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। वाजिद अली शाह की बात करते हैं तो वाजिद अली शाह, ठीक है, ये अवध के क्या हैं? तो अंतिम नवाब। क्या है? अंतिम, ये क्या थे? नवाब थे, ठीक है, अंतिम नवाब थे, ठीक है। तो वाजिद अली शाह, ठीक है, वाजिद अली शाह क्या करते थे? जो बंदिशें लिखा करते थे, जो अपना बंदिशें लिखा करते थे उसका एक क्या था? अपना एक क्या था? नाम था, ठीक है, अपना वो एक क्या था? नाम था। तो वाजिद अली शाह, ठीक है, ये अवध के क्या है? अंतिम नवाब हैं। इनकी जो बात करते हैं, इनकी जो पत्नी जो थी उनका नाम था बेगम हजरत महल, जिन्होंने क्या किया था? 1857 की क्रांति में लीड किया था। कहाँ से? लखनऊ से, ठीक है। बाकी इनका एक अन्य नाम भी था, इनको हम लोग महक परी भी कहते हैं। महक परी भी इनको कहा जाता है, ठीक है, इनको महक परी भी कहा जाता है। तो ये वाजिद अली शाह का जो शासन था वो अवध का एक स्वर्णयुग था। क्या था? अवध का एक स्वर्णयुग था, ठीक है। अब देखो असफुद्दौला की बात करेंगे तो असफुद्दौला सुना होगा कि इन्होंने क्या क्या था कि 1784 में क्या किया है? तो जो आपका बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण कराया था, ठीक है, इसका इन्होंने क्या किया? निर्माण कराया था, ठीक है। बाकी सुजाउद्दौला की बात करें तो सुजाउद्दौला ये वही व्यक्ति हैं जो बक्सर का जो युद्ध हुआ 1764 में, उसमें ये अवध की तरफ से क्या थे? ये शामिल थे, ठीक है, ये था बक्सर के युद्ध में शामिल थे, ठीक है। तो 1764 में बक्सर युद्ध में ये क्या थे? शामिल थे। बक्सर युद्ध में क्या थे? ये शामिल थे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 13 कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है।
उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है? प्रयागराज में, लखनऊ में, आगरा में या कानपुर में? तो जो को इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लखनऊ। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय कथक संस्थान, ये देखो राष्ट्रीय है, ठीक है, ये क्या है? राष्ट्रीय स्तर का है। जो इसकी स्थापना होती है वो होती है 1988 और 1989 के समय होती है। ठीक है, अब देखिए जो कथक की हम लोग बात करते हैं, जो आपका कथक है, कहीं कि कथक लिखा होता है, कहीं कि कथक लिखा होता है, वो दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो जो कथक है ये यूपी व उत्तर भारत का क्या है? एकमात्र क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है। कथक का जो शाब्दिक अर्थ है, कथक का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका मतलब होता है कथा कहना या कथा वाचना। ठीक है, कथा वाचना या कहना, ये क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है। क्या था? शाब्दिक अर्थ होता है। अब कथक की अगर लोग बात कर ले तो कथक का जो सर्वाधिक विकास है वो किसके समय हुआ? तो आपका जो नवाब वाजिद अली शाह हैं, वाजिद अली शाह के समय इसका क्या हुआ? सर्वाधिक विकास हुआ। ठीक है, तो हालांकि कथक कहीं ना कहीं नवाब जो वाजिद अली शाह हैं ये भी कथक करना जानते थे, ये भी कथक करना जानते थे। बाकी लखनऊ घराना तो कथक के लिए क्या है? फेमस ही है। जो आपके बिरजू महाराज हैं, वो कथक के क्या है? बहुत ही बड़े एक क्या थे? आपके कलाकार थे। उसके अलावा हमने पढ़ा था जो सितारा देवी हैं बनारस घराने की, वो भी बहुत ही फेमस क्या है? कथक नृत्यांगना है, वो भी क्या? कथक नृत्यांगना हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अतरौली घराने का मूल स्थान क्या है? अलीगढ़, बरेली, आजमगढ़ या प्रयागराज? ठीक है, तो जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? आपका अलीगढ़ हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? अलीगढ़। तो अ से अतरौली और अ से क्या होगा? अलीगढ़ हो जाएगा। ठीक है, अलीगढ़। तो देखिएगा अलीगढ़ की बात करते हैं तो अलीगढ़ जो आपका मुस्लिम जो विश्वविद्यालय है जिसे AMU कहते हैं। ठीक है, तो अलीगढ़ में आप देखेंगे, अलीगढ़ में जो आपका क्या AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1920 में हुआ। कब हुआ? 1920 में होता है। ठीक है, 1920 में होता है। सर सैयद अहमद खां के सहयोग से ये होता है अलीगढ़ में। ठीक है, फिर उसके बाद देखिएगा अलीगढ़ में देखेंगे तो यहाँ पे अलीगढ़ में क्या है? एक शेखा झील है। कौन सा है? शेखा झील है। शेखा झील है जो उत्तर प्रदेश का क्या माना जाता है? सबसे छोटा झील माना जाता है, सबसे छोटा झील है। उसके बाद देखिएगा इन ऑप्शनों में अगर देखा जाए तो यहाँ पे बड़ी ही अच्छा सवाल बनता है। इन ऑप्शनों को देखिएगा, ये आजमगढ़ की बात करते हैं तो आजमगढ़ ये आपके काले रंग के बर्तनों के लिए फेमस है। काले रंग के बर्तनों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो इनको GI टैग भी प्राप्त है, यानी कि जो काले रंग के बर्तन हैं आपके यहाँ के आजमगढ़ के, वो फेमस है। ठीक है, बाकी लाल रंग के बर्तन की बात करें, जो टेराकोटा मिट्टी के बर्तन होते हैं, वो गोरखपुर का फेमस है। ठीक है, वो गोरखपुर का फेमस है। ठीक है, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। आजमगढ़ में और देखिएगा तो ये यूपी का सेकंड, यानी यूपी का सेकंड, ठीक है, बड़ा क्या है? लिंगा अनुपात वाला जिला है। लिंगा अनुपात वाला क्या है आपका? ये जिला हो जाता है। ठीक है, लिंगानुपात वाला जिला हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे तो आजमगढ़ क्या है? ये पूर्वांचल का जिला है। कहाँ का जिला है? पूर्वांचल का ये जिला है। कहाँ का है? पूर्वांचल का जिला हो जाता है। ठीक है, बाकी और भी सारा एक्सप्लेनेशन करने के लिए है, प्रयागराज भी है, बरेली भी है, तो इसको हमने पहले
एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना। अगला देखिएगा, अगला आपका सवाल है कि उत्तर प्रदेश में संगीत शिक्षा हेतु प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा था? संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा, यानी कि भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, ये आपका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जो भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत जो महाविद्यालय है, इसको हम लोग पहले किस नाम से जानते थे? तो इसी नाम जानते थे, मॉरिस स्कूल ऑफ हिंदुस्तान म्यूजिक, जो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1926 में, ठीक है। और ये है कहाँ पे? तो ये है लखनऊ में। कहाँ पे है ये? लखनऊ में। कहाँ हो जाएगा? ये लखनऊ में आपका हो जाएगा। तो एक बेहतर सवाल बनता है। बाकी इसको देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो 24 अक्टूबर सन 2000 को इसे हमने क्या किया है? डिम्ड यूनिवर्सिटी भी बना दिया है, ठीक है। डिम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा इसको हमने प्राप्त कर दिया है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान तो किसके नाम पे पड़ा है ये? तो हमारे भारत के एक बहुत ही फेमस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक हैं जिनका नाम था पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, उनके नाम पर ये रखा गया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये उनके नाम पे रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? लखनऊ, प्रयागराज, आगरा या कानपुर। ये क्या आपका राजकीय अभिलेखागार है, तो ये कहाँ पे है? ये है आपका प्रयागराज में। कहाँ हो जाएगा? प्रयागराज में हो जाएगा। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होगी 1949 में। कब होती है? तो 1949 में इसकी स्थापना की जाती है। राजकीय अभिलेखागार। बाकी राष्ट्रीय वाला वो दिल्ली में है। वो कहाँ पे? वो दिल्ली में है, ताकि जो आपके उत्तर प्रदेश सरकार का जो रिकॉर्ड है, जो सरकारी जो लिखा पढ़ी का जो दस्तावेज होता है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कहाँ पे? प्रयागराज में मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखिएगा, जो प्रयागराज में देखा जाए तो जो आपका राजस्व परिषद का जो मुख्यालय है, ठीक है। तो राजस्व परिषद का जो मुख्यालय है वो प्रयागराज में। वो कहाँ पे है? वो बेसिकली प्रयागराज में है। हालांकि आपने देखा यूपीपी वाले सवाल में ये पूछा गया था। तो राजस्व परिषद का जो मुख्यालय है वो प्रयागराज में है। जो राजस्व न्यायालय है उसका भी देखेंगे तो मुख्यालय प्रयागराज में ही देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। उसके अतिरिक्त अगर देखेंगे तो प्रयागराज को हम लोग क्या कहते हैं? तो यूपी की ये क्या है? तो ये न्यायिक क्या आपका राजधानी है। यूपी की क्या है? ये न्यायिक हम लोग राजधानी मानते हैं, ठीक है। यूपी की क्या है? न्यायिक राजधानी से हम लोग मानते हैं, ठीक है। बाकी देखेंगे प्रयागराज में हमने पढ़ा है कि प्रयागराज बहुत ही फेमस है। किसके लिए? तो आपका जो कांच बालू होता है उसके लिए, ठीक है। किसके लिए? तो कांच बालू, इसे हम लोग सिलिका सैंड भी कहते हैं, जिसको हम लोग सिलिका सैंड, कांच बालू के लिए कौन सा? तो शंकरगढ़ क्षेत्र क्या है? प्रसिद्ध है। तो ये सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। ये सवाल आपसे पूछा गया है कि जो यूपी में प्रयागराज है वो किस खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कांच बालू के लिए फेमस है। और कांच बालू को हम लोग सिलिका सैंड भी कहते हैं। और प्रयागराज का जो क्षेत्र है कौन सा? शंकरगढ़। कौन सा? शंकरगढ़। वहाँ पे ये बहुत ही उसका क्या होता है? उत्पादन होता है। इसको भी आपको साथ में ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं, देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि किस घराने में ठुमरी अंग गायकी को अधिक प्रसिद्धि मिली है। यानी सवाल ये यहाँ पूछ रहा है कि जो ठुमरी गायन है एक शास्त्रीय संगीतों में शामिल होता है। तो जो ठुमरी गायन है उसको सबसे अधिक प्रसिद्धि किस घराने में मिली, या किस घराने में उसका क्या हुआ, विकास हुआ अधिकतम। तो क्या बनारस घराने में, क्या आगरा घराने में, क्या किराना घराने में, या फिर वो लखनऊ घराना में। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वो कौन सा है आपका, बनारस घराना। कौन सा है, बनारस घराना। तो बनारस घराने में हमने देखा था कि वहाँ पे कुछ क्या है, ठुमरी गायिकाएँ हैं जिन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि हासिल की है। तो उनमें अगर नाम बात करते हैं तो बनारस घराने की अगर देखेंगे तो बनारस घराने की क्या है, ठुमरी गायिका अगर देखते हैं तो उनमें कौन कौन सा नाम आता है। एक तो नाम आता है आपका कौन सा, तो गिरजा देवी का, गिरजा देवी का नाम आता है। दूसरा नाम आता है आपका कौन सा, सिद्धेश्वरी देवी, सिद्धेश्वरी देवी ये नाम आएगा। ठीक है, इसके अलावा अलकनंदा देवी भी नाम इसमें आता है। ठीक है, अलकनंदा देवी भी इसमें नाम आता है। तो ये ठुमरी गायिका है। ठीक है, ये ठुमरी गायिका है। तो इसको बड़ी फेमस बनाया है कौन सा घराना, बनारस घराने ने फेमस बनाया। ठीक है, बाकी लखनऊ घराने को हम लोग पढ़ा था, किसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग पूरब घराना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरब घराना भी हमने इसको बोला था। ठीक है, क्या बोला था, पूरब घराना भी इसको हमने बोला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि सहारनपुर घराने के संस्थापक कौन थे। बंदे अली खां, बहराम खां, मोहम्मद जमा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा मोहम्मद जमा। ठीक है, मोहम्मद जमा हो जाएंगे। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्या सूर्य संस्थान कहाँ स्थित है। तो देखो कितना मतलब अपने आप में एक फेमस सवाल ये बन गया कि आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्या संस्थान ये आपको कहाँ मिल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, इसको अगर हम लोग बात करते हैं तो ये अभी तो फिलहाल के लिए कहाँ पे है, अभी तो ये लखनऊ में। कहाँ पे है ये, अभी तो ये लखनऊ में। अभी कहाँ है, अभी ये लखनऊ में है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, लखनऊ में। तो इसकी जो स्थापना अगर हम लोग बात करते हैं कि इसकी स्थापना किस वर्ष हो रही है, तो इसकी स्थापना अगर देखा जाए तो 1987 में होती है। कब होती है, 1987 में होती है। लेकिन ये पहले कहीं कहीं सारनाथ में था। ठीक है, कहाँ था, ये पहले सारनाथ में था। इसका मुख्यालय कहाँ था, इसका पहले मुख्यालय यानी कि पहले कहाँ था, पहले ये कहाँ था, सारनाथ में था। सारनाथ यानी वाराणसी। कहाँ पे, सारनाथ मतलब वाराणसी में था। ठीक है, लेकिन 1991 में, कब, 1991 में ये क्या कर दिया गया, लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ पे, लखनऊ में कर दिया गया। तो ये ध्यान रखना, आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्या सूर्य संस्थान ये कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपका लखनऊ में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, लखनऊ में हो जाएगा। बाकी चलिए अगला देखिएगा। अगला है कौन सा घराना सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़, शाहजहाँपुर, इटावा, या भिंडी बाजार। ठीक है, ये भिंडी बाजार तो मिलेगा कहाँ पे, दिल्ली में मिलेगा, दिल्ली में है ये। ठीक है, तो ये कौन सा फेमस है, तो वो है शाहजहाँपुर। तो शाहजहाँपुर जो घराना है वो सरोद वादन के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, अच्छा कुछ अब नाम आप बता सकते हैं कि सरोद वादन के कुछ क्या है, नाम बता सकते हैं। सरोद वादक के देखा जाए अगर तो इसमें 2-3 नाम हमें पता है। जैसे आपके जो पंडित रविशंकर हैं। ठीक है, पंडित आपके रविशंकर हैं, पंडित रविशंकर, तो ये सरोद वादन है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो जो आपके निखिल बनर्जी है। ठीक है, कौन है, निखिल बनर्जी, ये भी क्या सरोद वादन के लिए है। ठीक है, इसके अलावा इनायत हुसैन खां का संबंध भी क्या सरोद वादन से भी है। क्या सरोद वादन से है,
तो इनको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अलीगढ़ में जो घराना है उसे तो हम लोग कहते थे अतरौली घराना, क्या बोलते थे, अतरौली घराना। बाकी इटावा घराना देखा जाए तो ये भी फेमस है, अपने संतूर के लिए बड़ी फेमस है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका, ख्याल गायकी को किस घराने ने बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ख्याल गायकी। देखो ख्याल गायकी के जनक किसे मानते थे, अमीर खुसरो को मानते थे। तो ख्याल गायकी को किस घराने ने बुलंदियों पर पहुंचा दिया, ऑप्शन है रामपुर घराना, अलीगढ़ घराना, बनारस घराना या फिर सहारनपुर घराना, ठीक है। तो जो इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा रामपुर घराना। कौन सा हो जाएगा, रामपुर घराना हो जाएगा। तो रामपुर घराना ये यूपी वाले क्षेत्र में है, और मैंने आपसे बताया था कि रामपुर यूपी का एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर अल्पसंख्यकों की जो संख्या है वो परसेंटेज में क्या है, ज़्यादा है। जैसे आप देखोगे तो वहाँ पर नाम तो है रामपुर, लेकिन वहाँ पे मुस्लिम जो कम्युनिटी है या मुस्लिम समुदाय है उनकी जो परसेंटेज की बात करते हैं तो 50% से कहीं क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो रामपुर में है। उसके अलावा मैंने आपसे एक चीज़ और बताई थी कि देखो लखनऊ को हम लोग नवाबों का शहर तो कहते ही कहते हैं, लखनऊ को हम लोग नवाबों का शहर तो कहते ही कहते हैं, लेकिन ऑप्शन में अगर जो लखनऊ ना दिया हो तो उसके जगह पर हम लोग अगर रामपुर दिया है तो उसको भी हम लोग लगा सकते हैं। तो रामपुर को भी हम लोग नवाबों का शहर कहते हैं, अगर जो ऑप्शन में लखनऊ न दिया हो तो। अगर दोनों दिया होगा तो फिर वो दोनों सही हो जाता है, ठीक है, फिर वो दोनों आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, रामपुर, ठीक है। तो ख्याल गायकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 22 कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस घराने से है, बनारस घराने से, लखनऊ घराने से, किराना घराने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका कौन सा, तो बनारस घराना। कौन सा हो जाएगा, बनारस घराना। तो जो बिस्मिल्लाह खां है, जो आपके बिस्मिल्लाह खां है, ये क्या है, आपके एक शहनाई वादक है। ये कौन है, तो ये शहनाई वादक है, ठीक है। और इनको बिस्मिल्लाह खां को देखा जाए तो कब, तो 2001 में क्या मिल चुका है, तो मिल चुका है भारत रत्न मिल चुका है। क्या मिल चुका है, कौन सा अवार्ड, भारत रत्न मिला है कब, 2001 में मिल चुका है। कब, 2001 में मिल चुका है। और दूसरी बात जो आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है वो है कि जब बात करते हैं कि जब हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया था कब, तो 15 अगस्त 1947 को हमने क्या मनाया, यानी कि जो हमारा क्या है फर्स्ट आपका स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। जो हम लोग पढ़ते हैं कि 15 अगस्त को कौन सा दिन था, तो वो आप पर निकालते हो शुक्रवार क्या था, इस दिन था, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 को जो फर्स्ट स्वतंत्रता दिवस था, इस अवसर पर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कि इस अवसर पर सर्वप्रथम शहनाई वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने ही बजाई थी, ठीक है ना। सर्वप्रथम शहनाई किसने, तो जो आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने बजाई थी। तो ये भी एक अपने आप में क्या यूनिक सवाल है कि जब देश आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 को किसने इस अवसर पर पहली बार शहनाई बजाया, तो वो कौन है, तो बिस्मिल्लाह खां है। तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस घराने से, तो बनारस घराने से हो जाता है, ठीक है। कहाँ से हो जाएगा, बनारस घराने से हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, टप्पा गायकी शैली को किसने प्रचलित किया है, वो है मियाँ सौरी, अमीर खुसरो, फैयाज खां या तानसेन, ठीक है, तानसेन। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो आपका आंसर सही हो जाएगा कौन सा, मियाँ सौरी, ठीक है। कौन हो जाएगा, मियाँ सौरी। तो जो टप्पा गायकी शैली है, ठीक है, टप्पा जो गायकी शैली है, ये ध्यान रखना कि ये पंजाब के होरी या हैरी, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं होरी या हैरी गायकी से
प्रभावित है, ठीक है, इससे क्या है आपका प्रभावित है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कई बार तो कहीं कहीं हरी भी लिखा होगा, ठीक है, कहीं कहीं आपको हरी भी लिखा मिल जाएगा, तो उससे कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हरी भी लिखा मिल सकता है, ठीक है, ठीक है, हरी गायकी से प्रभावित है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखा जाए तो अब यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे जब तानसेन की हम लोग बात करते हैं, तानसेन, ठीक है, तो तानसेन के बारे में आपको एक डाटा ध्यान रखना होगा कि तानसेन की हम जो बात करते हैं तो तानसेन का जो मकबरा है ये पूछा गया है, तो तानसेन का मकबरा जो है ये ग्वालियर में है। कहाँ पे है? ग्वालियर में है, यानी कि मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके अतिरिक्त तानसेन के जब गुरु की बात करते हैं कि इनके गुरु कौन हैं, तो इनके गुरु कौन थे, तो वो थे आपके कौन, तो हरिदास। कौन थे? हरिदास। हालांकि बैजू बावरा और तानसेन इन दोनों लोगों के गुरु कौन थे, तो वो कौन है? हरिदास। और हमने पढ़ा है कि हरिदास जयंती मेला कहाँ पे लगता है, तो ये लगता है निधिवन। निधिवन कहाँ पड़ता है? वृंदावन में, ठीक है। तो वहाँ पे मेला लगता है, हरिदास जयंती मेला भी वृंदावन में लगता है, वृंदावन यानी कि मथुरा में लगता है, ठीक है। वैसे फैयाज खां की बात करें तो फैयाज खां का संबंध आगरा घराना से है, ठीक है। आगरा घराने से संबंध रखते हैं कौन? फैयाज खां रखते हैं, ठीक है। बाकी अमीर खुसरो के बारे में तो हम लोग सभी लोगों को बताइए कि अमीर खुसरो और इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया, इन दोनों लोगों का जो मकबरा है वो कहाँ पे है, तो वो नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। और एक दिन के अंतर पे इन दोनों लोगों का क्या हुआ? निधन हुआ था। अगला देखिए, किसने कथक में ठुमरी गायन का समावेशन किया है? वाजिद अली शाह, बिंदादिन या शंभू महाराज, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो भाई सही आंसर इसका देखो हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा बिंदादिन, ठीक है ना, बिंदादिन। तो बिंदादिन ने क्या किया है, जो कथक में जो ठुमरी गायन है उसको क्या किया है, ये इन्होंने प्रवेश कराया। क्या है? इनको प्रवेश कराया, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर जो बिंदादिन है, तो बिंदादिन ने क्या किया था, जो एक खासकर अगर हम लोग बात करते हैं कि जो ये बंदिशें लिखा करते थे, ठीक है, वो सनद पिया के नाम से लिखा करते थे। तो ये बंदिशें सनद पिया के नाम से लिखते थे, ठीक है, नाम से लिखते थे। तो यानी कि अवध के जो अंतिम जो नवाब थे वाजिद अली शाह, जो अवध के अंतिम नवाब थे कौन? वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह के दरबारी ये क्या थे? दरबारी मतलब दरबार में ही रहते थे, ठीक है। तो ये बिंदादिन जो थे, ये वाजिद अली शाह के ये क्या थे? दरबारी थे। उनके दरबार में ये रहा करते थे, हालांकि अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने क्या किया था, वाजिद अली शाह को इन्होंने कथक को क्या क्या मतलब सीखना, मतलब करना भी सिखाया था, ठीक है। बाकी ये ठुमरी गायन भी करते थे, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। तो ऊपर लिखा है वाजिद अली शाह, तो ये अवध की क्या थे? अंतिम नवाब थे, ठीक है। चलिएगा, अब चलते हैं हम लोग अपने अंतिम क्वेश्चन पर, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज हमारा। तो आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। तो देखिएगा, लिखा है कि उत्तर प्रदेश में कितने संस्थानों द्वारा कथक में स्नातक की उपाधि दी जाती है, यानी कि ग्रेजुएशन कराया जाता है, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन है कि 4, 5, 3 और 6। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4। यानी कि उत्तर प्रदेश में 4 ऐसे संस्थान हैं जो कथक में आपको डिग्रियां क्या करते हैं? प्रदान कराते हैं। क्या करते हैं? प्रदान कराते हैं, ठीक है। अब सवाल होगा कि वो 4 कौन कौन से हैं, ठीक है, वो 4 कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, जब चारों की बात करते हैं तो उसमें होगा आपका कौन सा? तो एक होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कब हुआ? 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से, ठीक है, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से। तो इसके द्वारा कराया जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा आपका जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। तो ये कहाँ पे है? तो ये है आगरा में, ठीक है, आगरा में। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1927 में। तो देखिए, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो विश्वविद्यालय जो आगरा में है, वो एक राजकीय विश्वविद्यालय है। हालांकि इसको हम लोग पहले आगरा विश्वविद्यालय कहते थे, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया है। तो अब नया नाम क्या हो चुका है? उसका नया नाम हो चुका है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। लेकिन जो लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है, वो एक देखा जाए वो अलग है, ठीक है ना। वो क्या है? वो एक अलग है, यानी कि वो देखा जाएगा तो वो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। लखनऊ वाला क्या है? केंद्रीय है। और लेकिन जो आगरा में वो कैसा है? तो वो आपका राजकीय है। तो कब स्थापना हो रहा है? 1927 में हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, इसके अलावा अब बात करते हैं तो जो आपका राष्ट्रीय कथक संस्थान, इसकी स्थापना कब होगा? तो 1988 और 89 में। और ये कहाँ पे है? तो ये है लखनऊ में। ये कहाँ पे है? ये लखनऊ में। तो ये भी डिग्री प्रदान करेगी, ठीक है। और इसके अलावा लास्ट और अंतिम आपका हो जाएगा वो आपका भातखंडे संगीत संस्थान। वो कौन सा हो जाएगा? भातखंडे संगीत संस्थान। भातखंडे संगीत संस्थान। तो ये कहाँ पे है? ये भी लखनऊ में है। और इसकी स्थापना 1900 कब होगी? 26 में होती है, ठीक है। 1926 में होती है। कब? 1926 में। तो यानी कि ये 4 ऐसी संस्थाएं हैं। ये 4 क्या हैं? 4 आपकी ऐसी संस्थाएं हैं हमारे यूपी में जो कथक में क्या कराती हैं? डिग्रियां प्रदान कराती हैं। यानी कि आपको कथक में ग्रेजुएशन करना है, अगर आपको अपना कैरियर कथक के क्षेत्र में बनाना है, तो आप इन विश्वविद्यालयों में या इन संस्थानों में आप एडमिशन ले सकते हैं और आप एक अच्छे कथक के कलाकार बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रहा है क्वेश्चन, आज के 25 क्वेश्चन, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो आज के लिए इतना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।